एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान लो कहीं पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। ये हमारा हो गया बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? तो मान लीजिए कि यह बाएं से दाएं है और इस फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को चला दिया। किसको चला दिया? एक चार्ज पार्टिकल था Q और इसको हमने इसको चला दिया इस दिशा में। ये रहा बी वेक्टर। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ कोण बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? कुछ कोण। ए बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। अब बताओ होगा क्या? सोचने की चीजें, होगा क्या? अगर पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इस फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हो? चला रहे हो। क्या कर रहे हो? चला रहे हो। तो चार्ज पार्टिकल के साथ कुछ होगा। क्या होगा और क्यों होगा? तो चलता हुआ चार्ज भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम बोल रहे हैं कि रुका हुआ चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पास नहीं डेवलप होगा, लेकिन चार्ज चलेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक फील्ड पहले से अब एक चार्ज के चलने की वजह से डेवलप कर गया। अब दो मैग्नेटिक फील्ड जब आ जाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अब प्रभावित करने का परिणाम क्या होगा? तो चलते हुए चार्ज पार्टिकल पर एक बल महसूस होगा। क्या महसूस? यानी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, चलते हुए कण पर या चलते हुए आवेश पर बल किधर रहेगा? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज गिवन एज इज गिवन एज Fm वेक्टर बराबर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कौन से मेथड से फोर्स को दिखाओगे? तो QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड बता देना, यानी मान बता देना। क्या बता देना है? मान की वैल्यू कितना। तो वैल्यू बताना है तो तीर हटा दो या मोड लगा दो। Fm बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा QV B sin थीटा। क्या हो जाएगा? QV B sin थीटा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? AB sin थीटा। पढ़ो। B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फॉर्मूला AB sin थीटा। Q तो है, Q तो स्केलर है। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर AB sin थीटा। तो B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर BB sin थीटा। यानी एक चार्ज Q, वेलोसिटी कितनी? V वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में B वेक्टर। इनके बीच एंगल कितना था? थीटा। Fm वेक्टर कितना लगा था? बोल दो। Fm वेक्टर यानी मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा कितना? QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अच्छा, जैसे आपने कह दिया कि जो फोर्स लगेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू लगेगा। किसके थ्रू लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू लगेगा। इतना बात आप बोल रहे हो ना? ये जो बल होगा ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। किससे निकलेगा? दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो पहला बात आप याद रखना कि यह जो फोर्स होगा वो B वेक्टर पर भी लंब होगा और B वेक्टर पर भी लंब होगा। तो इसमें आपको पहला कंक्लूजन क्या निकल रहा है?
एफएम वेक्टर जो होगा वो लंबवत होगा भी वेक्टर पर एंड किस पर एक आवेश को समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया गया। चुंबकीय बल की दिशा हो सकती है गति के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, केवल गति के लंबवत, गति और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गति और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। तो पहला निष्कर्ष यही। दूसरा, इसके द्वारा इस बल से किया गया कार्य कितना होगा? बल से किया गया कार्य कितना होगा? तो बल अगर लंबवत लगता हो चलते हुए पिंड पर, चल रहा है x में और बल लग रहा है y में, यानी चलते हुए पिंड पर बल अगर लंबवत लगे तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F cos थीटा। इसमें ऑपरेटर कौन आता है? cos थीटा। और थीटा 90 हो जाने पर cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो दूसरा सवाल, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, WM लिख दिया तो समझ जाना वर्क हो रहा है, कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कितना करेगा? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास सवाल, आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के लिए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? जवाब क्या देंगे? 0 होता है। तो तीसरा बात याद रखिएगा, डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब ऊर्जा में परिवर्तन कितना? 0। एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उसका ऊर्जा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जवाब देंगे नहीं बदलेगा। उसका एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना तो एनर्जी घटेगी। अच्छा, तीसरी बात, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? तीसरी बात इसमें आप लोग वैल्यू निकालो, एफएम का मान कितना होगा? तो एफएम का मान होगा QVB sin थीटा। अगर हम पूछ दें कि मैक्सिमम फोर्स कितना, QVB sin थीटा, ये फोर्स हो गया एफएम बराबर कितना? QVB sin थीटा। चार्ज जो चल रहा है वो कांस्टेंट है, चार्ज का स्पीड आपने दे दिया कांस्टेंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यानी वो भी क्या है? कांस्टेंट है, यानी पूरा चीजें कांस्टेंट है। तो बताए फोर्स कम होगा कि ज्यादा? ये डिसाइड कौन? कांस्टेंट बने चुप, कुछ ना बोलेगा। तो बताओ ये कम होगा कि ज्यादा? ये बताना किसको पड़ेगा? साइन थीटा। किसको बताना पड़ेगा? साइन थीटा। और थीटा मैक्सिमम मान 1 से ज्यादा नहीं बोल सकता, और 1 कब बोल सकता है? जब थीटा 90 होगी। तो बताइए, चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत चलेगा। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत चलेगा तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? तो एफएम मैक्स, एफएम मैक्स लिख रहा हूं। महत्तम फोर्स कितना लगेगा? QVB कितना लगेगा? QVB क्यों लगेगा? तो साइन 90 का मान कितना कर दोगे? 1। कब लगेगा? चार्ज इधर की ओर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बना हुआ है, यानी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत चलता है तो मैक्सिमम फोर्स अनुभव करता है। कैसा फोर्स अनुभव करता है? सबसे ज्यादा फोर्स अनुभव करता है। ठीक है ना? तो आप मैक्सिमम फोर्स बता सकते हो कि चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स किधर कितना लगेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को चला दो तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स तब मैक्सिमम फोर्स लगा पाएगा जब चार्ज
मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत चल रहा है। अच्छा, बल की दिशा क्या होगी? वो तो सर्कुलर पथ है। कौन से पथ पर? सर्कुलर पथ पर। ऑन सर्कुलर पथ, ऑन सर्कुलर पाथ। अब यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। एक चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में चलाई जाए तो उसकी गति पथ कैसी हो सकती है? वृत्तीय। कैसी हो सकती है? वृत्तीय। क्या चाल पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। चाल ना तो बढ़ता है ना तो चाल घटता है, पथ सर्कुलर हो जाता है। पथ क्या हो जाता है? सर्कुलर। ठीक है ना? में चलाया गया चलने वाला चार्ज नेगेटिव की पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर अभी तो पहचानना पड़ेगा। अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। चार को कम का तो चार जरूर पता होना चाहिए। अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन चलाया गया किधर? इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन ऑफ एफ, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा बताना है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पश्चिम दिशा में चलाया गया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? तो बताओ, चलने वाला चार्ज कौन सा? नेगेटिव। किस दिशा में चार्ज चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है चार्ज? पश्चिम। तो पश्चिम के लिए माइनस आई है। अब चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? उत्तर। उत्तर के लिए बोलो जे कैप, माइनस माइनस। अब आई में जैसे गुना करोगे तो के कैप, यानी बल की दिशा क्या हो जाएगी? अब आ जाएगा कि एक चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चला के छोड़ा गया, तो चार्ज पर लगने वाला बल की दिशा, बल कितना होगा? तो जवाब क्या देंगे? शून्य। या चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलाया गया तो बल की दिशा क्या होगा? शून्य। बल का मान क्या होगा? शून्य। लेकिन बात है क्वेश्चन की, ये है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, डॉट देकर के मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? कोई बता दीजिए। डॉट दिया, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, तीर और नहीं बनाया। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में? या फिर आपको क्रॉस लिख दिया और मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में? हाँ, अगर डॉट मिले तो आपकी ओर। बोर्ड देख रहे हो ना? ये अंगूठा देख रहे हो ना? ये अंगूठा आपकी ओर जा रहा है तो डॉट डायरेक्शन है। अब ये अंगूठा अंदर चला गया, क्रॉस डायरेक्शन, तो आपकी ओर के कैप, अंदर की ओर माइनस के कैप, यानी इसकी डायरेक्शन किस दिशा में है? के कैप डायरेक्शन में है। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है? माइनस के कैप। डायरेक्शन पकड़ लो। तो गला ऐसे बैठा हुआ तेज आवाज में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? अंदर की ओर। डायरेक्शन बता दीजिए। माइनस के है। एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखना, एक चार्ज पार्टिकल हमने प्लस वाला रखा, एक चार्ज यहां पर है प्लस वाला, अब एक चार्ज यहां पर है माइनस।
और कर क्या रहे हैं, इसको भी इधर चलाएं, इसको भी इधर चला दें, दोनों को किस दिशा में चला दें? हेलो, दोनों को किस दिशा में चला दें? एक ही दिशा में। चलने की दिशा बता देंगे। चार्ज किस दिशा में चल रहा है? बोलिए, इधर को क्या बोलते हो? पूरब। इधर को क्या बोलते हो? ऊपर, नॉर्थ, और नीचे दक्षिण। मैप का डायरेक्शन निकालना है, मानचित्र दिशाएं होती है, ठीक है ना। अब इसमें सवाल ये है कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा और पॉजिटिव चार्ज घूमेगा कैसे? यानी ये तो पता है कि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत चलता है तो सर्कुलेट होता है, सर्किल पर चलता है। तो सर्किल पर चलने का दो डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जवाब देना है कि नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा और पॉजिटिव चार्ज कैसे घूमेगा। तो इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। पहले हम लोग नेगेटिव पर काम कर लें। किस पर? नेगेटिव पर। तो जब बताइए, हमारे पास डायरेक्शन में एफएम का डायरेक्शन निकालना है। किसका डायरेक्शन निकालना है? फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो। पहले फोर्स का डायरेक्शन निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि किधर मुड़ेगा, और ये पता चल जाएगा कि किधर मुड़ेगा तो पता चल जाएगा कि कैसे मुड़ेगा, ठीक है ना। यही कहानी है इसमें। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, तो आवेश का चिन्ह लिया क्या? माइनस। आवेश चला किस दिशा में? पूर्व दिशा में, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड था किधर? माइनस के कैप में। माइनस माइनस प्लस, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। बढ़िया से देखिए, कौन है? आई जे के, आई क्रॉस के क्लॉक है, भूल गए? आई जे के, आई क्रॉस के यहाँ है ना, आई क्रॉस के क्लॉक है, माइनस के, माइनस जे, इधर माइनस जे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यानी बल किस दिशा में लगेगा? कौन से चार्ज पर? माइनस वाले चार्ज पर बल किस दिशा में लगेगा? माइनस जे में। माइनस जे किस दिशा में बनाते, बताओ तुम लोग। माइनस जे नीचे बना देना, यानी इस पर बल किस दिशा में लग रहा है? नीचे की। अब बताओ, कण जा रहा है इधर, अब बल लग रहा है नीचे, तो घूमेगा किधर? जिधर बल लगेगा उधर। तो बल नीचे लग रहा है, यानी ये धीरे धीरे ऐसे घूमेगा। तो बताइए, ये ऐसे घूमेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यानी नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। अब दूसरा को बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मन है तो बना लीजिए, एक बार रिविजन भी हो जाएगा। इस पर बात कर लेते, पॉजिटिव चार्ज पर। तो चार्ज का चिन्ह क्या लेने, बोलो? प्लस। चार्ज चला किधर? आई कैप में। मैग्नेटिक फील्ड था किधर? माइनस, इधर माइनस के कैप, प्लस माइनस गुना होकर माइनस आई क्रॉस के। अब माइनस जे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यानी इस पर बल किधर लगा? इस पर बल इधर लग रहा है, ऊपर। तो ऐसे जाते हुए ऊपर ऐसे उठ जाएगा, जाएगा ऐसे, अब धीरे धीरे मुड़ के किधर चला जाएगा? ऐसे। तो ये कैसे घूमेगा? इस तरह से। एक ऐसे घूमेगा इस तरह से। तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज।
और डायरेक्शन आपको एकदम देख लेना है, फोर्स किधर लगा उधर रास्ता मोड़ देना। अब एक वस्तु को ऐसे फेंकते हो, ऐसे फेंकते तो फोर्स लगता है नीचे, तो रास्ता नीचे मुड़ जाता है। अब अगर मान लो फोर्स लगता है ऊपर, तो रास्ता किधर मुड़ जाता है ऊपर, जिधर फोर्स उधर मुड़ेगा। अब वी वेक्टर कितना लिखते हैं, वी आई कैप। डी वेक्टर कितना लिखते हैं, बोलो बोलो, वी वेक्टर लिख दो, डी माइनस के कैप। चार्ज का वैल्यू लिख दो कितना, क्यू। चार्ज का वैल्यू कितना लिख दो, क्यू। तो इस पर फोर्स कितना रहेगा, फोर्स रहेगा क्यू इंटू वी इंटू डी। किस दिशा में रहेगा, तो किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की ओर। यानी एफएम का मान कितना होगा, तो एफएम का मान हो जाएगा क्यू इंटू वी इंटू डी। और डायरेक्शन क्या होगा, जब तीर लगाएंगे तब डायरेक्शन देंगे, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जे का। कौन सा डायरेक्शन देंगे, बल किधर लगा, जे कैप में। कितना लगा, क्यू वी बी। कितना लगा, क्यू वी बी। चार्ज किधर घूमेगा बताइए, जिधर बल लगा उधर घूमेगा, तो बल ऊपर लग रहा है तो चार्ज इस रास्ते पर घूमेगा, चार्ज इस रास्ते पर घूमेगा। अभी डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किल पर घूमता हुआ नजर आएगा। इधर किधर बल महसूस किया, ऐसे घूम रहा था ना, चार्ज ऐसे घूम रहा था, तो बल किधर महसूस कर रहा है, तो जिस वृत्त पर घूम रहा है उस वृत्त के केंद्र की ओर बल महसूस कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर केंद्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केंद्र। तो यहाँ पर केंद्र होना चाहिए, तो बल किधर महसूस करता है, घूमते हुए पथ के वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। इधर महसूस करता है, केंद्र की ओर। बल कितना महसूस करता है, क्यू वी बी। कितना महसूस करता है, क्यू वी बी। यानी ये जो बल लगता है एफ एम, या एफ एम कितना लगता है, क्यू इंटू वी इंटू डी। डायरेक्शन नहीं बता रहे, तीर भी नहीं दे रहे। अच्छा, ऐसा हो और कर्व सर्किल पर घूमता रहे तो एक फोर्स और डेवलप होगा, जिसको हम लोग परिकेंद्र बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, अगर एक बल केंद्र की ओर लगा तो दूसरा बल केंद्र से बाहर, केंद्र के ठीक बाहर। और ए फोर्स लगेगा एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान होता है एम भी स्क्वायर बटा में आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कोई पूछे तो कितना लिखोगे, एम भी स्क्वायर बटा में आर, जहां आर वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। अच्छा, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। शर्त यह है कि अगर इसको सर्किल पर चलते रहना तो दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऐसा हो जाएगा, जितना नीचे उतना ऊपर। तो एक अब ऐसे होके सर्कुलेट होना शुरू हो, ना तो बाहर निकलेगा और ना तो अंदर होगा। यानी अपने रास्ता पर बने रहने के लिए जितना फोर्स अंदर लगेगा उतना ही फोर्स बाहर लगना चाहिए। तो ऑन द पाथ फॉर, नलका कलमिया ठीक ना चल रहा है, फॉर कंटिन्यू its path, its path, अपने पाथ को बनाए रखने के लिए ए वाला एफएम का बल और बाहर जो लगा बल वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन में उल्टा होगा, डायरेक्शन में कैसा होगा, उल्टा।
तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एफएम बराबर एफसीएफ लिखोगे ना। एफएम कितना लिखोगे, क्यू वी बी बराबर एफसीएफ कितना लिखोगे, एम वी स्क्वायर और बटा में क्या आर। अब यहां से आर निकालने का मन है, पहले नंबर तो भी से पावर काट दो, क्या बचा, क्यू बी बराबर, ये तो कट गया ना, ये कट गया, बोलिए क्या बचा, क्यू बी बराबर एम भी और बटा में कितना आर। तो आर बराबर निकाल लो, आर बराबर लो एम भी और बटा में कोई चीज क्यू भी। ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी देखा गया है कि अगर क्यू चार्ज भी वेग से जिसका द्रव्यमान m है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चलेगा तो गति पथ वृत्तीय होगा, वृत्तीय होगा तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, एम भी बटा में क्यू भी। ठीक है ना, तो तार की लंबाई कितनी, a, तार से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। अब ये रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ यह मान लो कि थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है B और तार जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस तार पर बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, तो हमने देखा था कि एफएम जो लगेगा वो लगेगा आई एल बी साइन थीटा। कितना बल लगेगा, आई एल बी साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा। इतना बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, किस पर लगता है, तार पर लगता है। यह बल जीरो कब होता है, जब थीटा जीरो हो जाए या थीटा 180 हो जाए। तो थीटा जीरो होने के लिए तार को क्या करना पड़ेगा, एकदम समानांतर कर देना होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अगर कोई तार रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, जीरो। मैक्सिमम कब लगेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चला जाएगा। और मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, तो एफएम मैक्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपको आई एल बी, कितना लगेगा, आई एल बी। कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इतना सारा बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये होता क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होता है, तो नाम से पता है वेक्टर होता है। मान कितना होता है, दिशा किधर होता है, तो इसके लिए आपको एक चित्र पर ध्यान देना चाहिए। मान लो एक तार है, अब इस तार से विद्युत धारा फ्लो कर रही है, कितना I। तो आपको अगर करंट एलिमेंट वेक्टर बताना है तो आपको कहीं भी एक छोटा सा लेंथ काटना होगा। ये आपकी मर्जी है, कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन 3 जगह पर हम लेने के लिए मना करेंगे। शुरुआत में, अंत में, ठीक बीच में मत उठाना। यह स्पेशल स्पेस होता है, जगह होता है। अब स्पेशल जगह से कोई चीजें हम लोग प्राइम मोड में नहीं उठाते। तो 3 जगह छोड़ के आप कहीं भी ले लो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ काट लिया, छोटा सा लेंथ यहाँ पर हमने काट लिया। इस छोटे से लेंथ को हम लोग मैथमेटिक्स में लिखेंगे डीएल। क्या लिखेंगे, डीएल। जहां पर आपने लेंथ काटा है वहीं पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करिए।
यहाँ पर आपने लेंथ काटा है, यहीं पर क्या खींचना है? एक स्पर्श रेखा। क्या खींचना है? एक स्पर्श रेखा। टच करना है एक रेखा के माध्यम से। तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इसी स्पर्श रेखा को हम एक वेक्टर का रूप दे देंगे। अब वेक्टर का डायरेक्शन किधर रखेंगे? तो जिधर करंट जा रहा है, तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक तीर बना देंगे इसको, और तीर की दिशा किधर रख देंगे? ऊपर। ये जो आपने वेक्टर तैयार किया, यह वेक्टर ही है करंट एलिमेंट वेक्टर। तो करंट एलिमेंट वेक्टर कैसे खींचना है? जहां पर करंट एलिमेंट वेक्टर चाहिए, जहां पर करंट एलिमेंट वेक्टर चाहिए, वहां पर छोटा सा लंबाई काटो, छोटा सा लंबाई काटो। जहां पर लंबाई काटे हो वहीं पर स्पर्श रेखा खींच के उस रेखा को एक तीर में बदल दो। तीर का मुंह किधर रखो? तो जिधर करंट जा रहा है, तीर का मुंह किधर होना चाहिए? जिधर करंट जा रहा है। ये बात हो गई डायरेक्शन बताने की। पहले डायरेक्शन बताने पर काम कर लो। अगर मान लो कि मेरा तार इस तरह के वृत्त के रूप में, तार जो है मेरा किस रूप में है? वृत्त के रूप में है। अब इसमें करंट हमें दिख रहा है, यह एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, और इस पर हमें यह करंट एलिमेंट वेक्टर को दिखाना है। तो इस पर हम छोटा सा लेंथ काटेंगे, इस पर छोटा सा लेंथ काटेंगे, छोटा सा लेंथ इस पर काट दो। अब इस छोटे से लेंथ को आप क्या मान लो? टीएफ। इस छोटे से लेंथ को क्या मान ली? टीएफ। जहां पर आपने छोटा सा लेंथ काटा, ये वाला पार्ट काटा, वहीं पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। तो स्पर्श रेखा इस पर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसी स्पर्श रेखा को वेक्टर में बदल दो। किसमें बदल दो? वेक्टर में। वेक्टर के लिए तीर का मुंह उधर रखना है जिधर करंट जा रहा है। तो बताओ करंट ऐसे जा रहा है, तो तीर इस हिस्से पर होना चाहिए कि इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर बन गया। ये बन गया कौन सा? तो ए बन गया आपको करंट एलिमेंट वेक्टर। तो कैसा भी डायग्राम हो, डायग्राम के कारण हमें रुकना नहीं है। वैसा भी डायग्राम हो, यही तरीका अलाउ करना, यही तरीका आपको अलाउ करना होगा। मान कैसे निकालें? तो मान निकालने के लिए करंट का मान और जो थोड़ा सा लंबाई आपने काटा है, वो दोनों को गुना कर दीजिए। मान कैसे निकालना है? जो थोड़ा सा लंबाई आपने और वायर में जितना करंट फ्लो किया, पूरा करंट वायर का ले लो, और थोड़ा सा जो लंबाई आपने काट कर लिया उससे गुना कर दो। यानी करंट एलिमेंट वेक्टर का मान लिखना हो, करंट एलिमेंट वेक्टर का अगर मान लिखना, क्या लिखना हो? करंट एलिमेंट वेक्टर का मान लिखना, तो कैसे लिखोगे? करंट एलिमेंट वेक्टर का मान I इंटू dl। क्या लिखना पड़ेगा? I इंटू dl। करंट के मान में लंबाई से क्या कर देना है? गुना कर देना है, और इसके ऊपर तीर लगा देना है। dl के ऊपर तीर देना है, I के ऊपर तीर मत देना, क्योंकि करंट स्केलर है। डीओ सावर्त का नियम, डीओ सावर्त का नियम। अच्छा, नियम को बड़ा सरलता से ऐसे इसमें लाइन बाय लाइन भी लिखवा सकते हैं, लिखेंगे भी, क्योंकि इंटर में लिखने का ही महत्व है। इतना बढ़िया लैंग्वेज है, उसी से नंबर मिलेगा, ठीक है ना। पहले समझ लो, लिखने में आसानी हो जाएगी, फिर खुद भी लिख डालो। डीओ सावर्त का नियम पहली बात पूरा एल पर लागू नहीं होता, डीएल पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? डीएल पर।
यानी इस नियम की एप्लीकेशन आइडियल वेक्टर के लिए, किसके लिए है? अगर मान लो कि आपके पास कोई तार है, इससे आप विद्युत धारा बहा रहे हो आई, कितना धारा बहा रहे हो? आई, और किसी ने यहाँ एक बिंदु दे दिया। अब कहा कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करो कितना, क्योंकि इसमें तार में विद्युत धारा बह रही है तो अगल बगल क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे, तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अब हमको मन है कि इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड पता करें कि कितना बन रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, पूरे तार से मैग्नेटिक फील्ड एक बार में नहीं निकालना, तार की छोटी से लंबाई से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेना है, जिसको आप आइडियल वेक्टर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? आइडियल वेक्टर। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक आइडियल वेक्टर चुन लेंगे। यहां पर हमने डीएल काटा, क्या काट लिया? डीएल। और जहां पर डीएल काटे वहीं पर आप बना लो आइडियल। तो यहां पर बना दिए कौन सा वेक्टर? आइडियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बना दिया? आइडियल वेक्टर। यहां डीएल काटा, यहीं आइडियल बना दिया। आइडियल वेक्टर से पोजीशन बता दो जिस बिंदु पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आइडियल वेक्टर से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे आर वेक्टर। क्या बोलेंगे? आर वेक्टर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? थोड़ा सा। कितना? dv। थोड़ा सा आइडियल वेक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? dv। आप पता कर लो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो एंगल है मान लो कितना? थीटा। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल पता है कितना? थीटा। यानी तीन काम अभी तक किए। पहला काम किए आइडियल वेक्टर काटे, दूसरा काम किए आइडियल वेक्टर से बिंदु की पोजीशन बता। कमोआ याद रखना क्या क्या करना है, ये आपको आगे चलकर यूज होगा। पहले आइडियल वेक्टर बनाओ, फिर आइडियल वेक्टर से बिंदु की पोजीशन बताओ, फिर आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल बता दो। अगर इतना बना लिए तो बियो-सावर्त का नियम यही, dv बराबर k into आइडियल साइन थीटा और बटा में आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। यही है बियो-सावर्त का नियम। अभी के पर बात में करेंगे। dv बराबर k आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अब यह नियम एक नियम में नहीं, इसमें कई छोटे छोटे नियम आए। अब इन्हीं छोटे छोटे नियम को लिखने के लिए कहता है। पहला चीज, dv जो है वो आइडियल के समानुपाती सामने आए। तो पहला नियम, उत्पन्न होने वाला जो अर्ध चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आइडियल की क्या होगा? समानुपाती। अब यहां से हम लोग चाहें तो नियम खुद बना सकते हैं कि dv समानुपाती कौन? आइडियल। dv समानुपाती कौन? आइडियल। दूसरा, dv जो होगा वो साइन थीटा के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? साइन थीटा के समानुपाती होगा। तो दूसरा नियम, dv समानुपाती साइन थीटा। और साइन थीटा लिखने के बाद नीचे लिखना पड़ेगा कि जहां थीटा कौन? आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है। इधर लास्ट वाला लाइन जरूर लिखना होगा। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहां थीटा कोण किसके किसके बीच का कोण होता है? तो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण होता है। तीसरा बात आप एक कह दो, ये जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वह आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आर वेक्टर है,
और यहाँ आर वेक्टर पर से तीर हटा दिया गया, तो इसको क्या पढ़ोगे, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डीवी उल्टा है 1 में आर स्क्वायर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 बातें आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। अगर आपको सवाल आ गया कि बियो-सावर्त के नियम को लिखकर समझाएं, ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है कि सवाल में आता है गुलाम के नियम को लिखकर समझाएं, तो गुलाम के नियम लिख देना है, डायग्राम बना देना है, फार्मूला लगा देना है, फार्मूला का एक एक मतलब समझा देना है, ये काम करना होता है। हम लोग करते क्या है, परिभाषा लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला में कौन क्या है उसका इंट्रोडक्शन देना ही समझाना है। फार्मूला में कौन कौन क्या क्या है उसके बारे में लिखिए, वही समझाना का जाता है। हम लोग फार्मूला बनाते तो समझाते फार्मूले से है ना, तो हम समझाए हैं तो तुम जाके वहां समझाओ, उसके बारे में बताओ। यही है किसका नियम, बियो-सावर्त का नियम। तो सवाल संख्या 1, क्या बियो-सावर्त के नियम से पूरे तार की लंबाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है? नहीं, तार की छोटी सी लंबाई से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। क्या बियो-सावर्त के नियम में अति आवश्यक कौन सा फैक्टर आपको दिखा? पूरा इतना जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, इस ऑब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन दिखा? आइडियल वेक्टर। आइडियल वेक्टर को खींचना। अब फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आर वेक्टर को खींचना और एंगल बताना। वेक्टर का कॉन्सेप्ट केवल लगाना है इसमें, और नियम लिखना तो एकदम आसान सा काम है। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र साइन किसके समानुपाती? आइडियल वेक्टर के समानुपाती होता है, पहला नियम। दूसरा, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहां थीटा कोण आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिति सदिश के परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना बात आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ेगा। ये क्या है? कांस्टेंट। जैसे आप लोगों ने कूलम्ब नियतांक पढ़ा वैसा ही एक कांस्टेंट है, और इस k के बदले लिखा जाता है म्यू नॉट बटा में 4 कितना लिखा जाता है? अच्छा, वहां k के बदले क्या लिखे थे? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ k का मान क्या रखना है? म्यू नॉट बटा में 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग वहां बोले थे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि वहां विद्युतीय क्षेत्र पढ़ रहे थे। इसका तुम लोग बता दो, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे।
क्या तुम लोग चित्र जरूर बनाना, चित्र जरूर बनाइए। एक तार बना लीजिए, तार में विद्युत धारा दिखा लीजिए, यहीं से काम शुरू करना। विद्युत धारा दिखा देना, इसका मान बता देना आई, डायरेक्शन तो पता चल रहा है नीचे से ऊपर। मन मर्जी आप छोटा सा भाग काट लो, छोटा सा भाग काट लिया। अब इस छोटे से भाग का नाम दे देंगे टीए। क्या नाम दे देंगे? टीए। अब जहां काटेंगे टीए वहीं पर एक तीर बनाते हुए लिख देंगे क्या? आइडियल। अब इस पर लगा देंगे का निशान, आइडियल वेक्टर। और एक पॉइंट आप मनमर्जी दे देना P, और P पॉइंट लेने के बाद इसके लिए एक पोजीशन बना देना क्या? R वेक्टर। क्या बना देना? और इन दोनों के मध्य को दर्शा देना कितना। एक काम हम कर कर कितना पागल हो जाएंगे कि रोडवा को बनावी चलेगा, मैंने इतना बारे चित्र बनेगा, जब तक ये चित्र चलेगा तब तक ये चित्र बनता रहेगा। इस तरह का काम करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है? वेक्टर रूप लिख देना है। अब वेक्टर रूप लिखना है तो कैसे लिखना है? dv वेक्टर बराबर के आइडियल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर और बटा में आर क्यू। आप बताओ, मैंने वेक्टर फॉर्म ऐसा लिख दिया, यहां पर उसमें क्या था? आर स्क्वायर, और यहां मैंने क्या लिख दिया? आर क्यूब। फर्क समझना है, यहीं पर लोग मिस कर जाते हैं, ऑप्शनों में मिस कर जाएगा। ये वाला ऑप्शन अगर मिल गया तो तू को ऑप्शन जरूर तैयार करेगा। एक आर पर पावर 2 रखेगा, अब एक आर पर पावर 3 रखेगा, वेक्टर फॉर्म में दे देगा। तो 90% लोग गलती करके आ जाता है, यहाँ रट ले रहता है कि आर के पावर 2, गलती कर दी। अब आप इसे सॉल्व करके देखो, पहले का रिजल्ट आ जाएगा। आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को लिखोगे आइडियल साइन थीटा, आइडियल नहीं डीएल आर साइन थीटा। ये वाला बोलो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या लिखोगे? डीएल आर साइन थीटा। ये है, ये कौन है? एल है, छोटा सा एल। तो इसको आप ओपन करके देख लो, आपको डाउट है तो आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो ए का तो मामला खत्म, के आई का मामला खत्म, टी एल क्रॉस आर वेक्टर। तो इसको क्या लिखोगे? टी एल और आर, और फिर क्या लिखोगे? साइन थीटा, और नीचे क्या लगाओगे? आर क्यूब लगाओगे ना। तो बताओ, एक आर से एक आर कट गया, वही रिजल्ट आ गया कितना? के आई डी एल साइन थीटा और बटा में आर स्क्वायर, यानी यही वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। तो ये मिस ना कर जाए, इसलिए इस पर हमें ज्यादा ध्यान रखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो आर के पावर 3 डाल देना। आर के पावर कितना डाल देना? 3। क्यों? क्योंकि एक आर ऊपर चला गया। अब पावर लॉ के अनुसार ये दोनों पावर में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ एक आर है और यहाँ 3 आर है, माने एक आर इसके वजह से कट जाएगा, एक आर कटने पर कितना रह जाएगा? अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कोई है जो बता सकता है? अगर इस बिंदु पर बनाए गए चित्र के अनुसार हम अगर डायरेक्शन पूछें तो क्या होने जा रहा है? तो आप अगर माइंड से पढ़ते हो तो बता सकते हो कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा, और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जब भी आएगा तो लंबवत आएगा, ये दोनों पर, डीएल पर भी और आर पर भी। तो लंबवत आएगा या तो बाहर या तो अंदर। अब बाहर की अंदर, तो इस बात की जानकारी आपको डीएल को क्रॉस करना पड़ेगा आर से, यानी डीएल आपका पहला वेक्टर होगा, आर आपका दूसरा वेक्टर होगा। डीएल पर हाथ रख दो, अब अंगुली को मोड़ दो एंगल पर, अंगूठा जिधर जाए उधर मैग्नेटिक फील्ड बताइए।
या स्क्रू नियम लोग बोलते हैं। स्क्रू का खोलने और कसने का नियम, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो आपको इस बात पर जिक्र किए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताने के लिए स्क्रू खोलने और कसने का नियम। अब स्क्रू कैसे, तो देखो आपको करना क्या है, ये पहला वेक्टर हो गया, क्योंकि पहले कौन आया डी है, पहले कौन आया आइडियल, फिर कौन आ गया आर। आइडियल में हाथ खाली ऐसे रखो कि एंगल पर उंगली मुड़े, तो उंगली इसी पर मुड़ना चाहिए, ऐसे रखो। ऐसे रखते ही आपका आंसर मिल जाएगा कि अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, अंदर अंगूठा जा रहा है, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, अंदर जाए तो क्रॉस, बाहर आता तो डॉट। यहाँ पर अगर मान लो हम ऐसा डायग्राम देते हैं और एक बिंदु यहाँ दे दे ए, अब एक बिंदु यहाँ दे दे, अब आपको कह दे कि आपको ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और बी पर, ये वाला चीज उतार लिए हो। अब ए पर डायरेक्शन बताना है और बी पर डायरेक्शन बताना है, कैसे बताओ, तो बताना है एकदम आपको बता देना है, तो इसमें कुछ नहीं, इधर यहाँ पर कुछ आइडियल वाइडियल काटोगे ना, यहाँ पर काट दिया, काट दिया, यहाँ पर डायरेक्शन बताना है तो इधर आर, यहाँ पर कौन आइडियल, एकदम समझ लो, इधर आर बताना है, इधर बताना है तो इधर आर, आइडियल से इधर आर, इधर का पॉइंट, इधर आर, इधर का पॉइंट। अब बताओ राइट हैंड रूल, पहला पर तीर रखना है, पहला पर हथेली रख देना, हथेली रख दिया, इधर के लिए एंगल इस साइड है तो इसके लिए डायरेक्शन अंगूठा किधर अंदर, अब इधर के लिए एंगल इस साइड है तो इस पर हाथ रखें, रखे ना, अंगुली इधर मुड़ा, अंगूठा किधर चला गया बाहर, यानी इस साइड क्रॉस दिशा, अब इस साइड डॉट। तार के दाहिने तरफ अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर की ओर बाएं तरफ बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड इधर दिख रहा है और इस हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड इधर दिख रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, समझ रहे हो, ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक। देख लो मेरा, हाँ इधर अंदर अब इधर बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरा लोकेट करना हो तो ये वाला अंदर से इसको बाहर की ओर ऐसे ले जाएंगे, इसको अंदर और इसको क्या कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने